ये हम कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि interference fringes may be observed using a light emitting laser to eliminate the double slit. The double slit can be used as a two source of light. Explain the part played by diffraction in the production of fringes. डिफ्रैक्शन से जो रेज हैं वो स्प्रेड आउट करती हैं, ठीक है, रेज को स्प्रेड आउट डिफ्रैक्शन करता है। तो हम कह सकते हैं कि द रेज spread out after passing openings or slits, after passing openings whose sizes are comparable, whose sizes are comparable to the wavelength of light, whose sizes are comparable to the wavelength of light। ये रोल है जो प्ले करेगी क्या, डिफ्रैक्शन। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ गए। The reason why double slit is used rather than two separate sources of light। अगर हम सेपरेट सोर्सेज ऑफ लाइट यूज करते हैं तो उससे कोहेरेंस नहीं होगी, ठीक है, वो अपना फेज डिफरेंस मेंटेन नहीं करेंगे। वेव्स फ्रॉम टू सेपरेट, अच्छा उसने कहा है कि डिफ्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ फ्रिंजेस तक जाना है ना, तो ये यहां तक तो हो गया, ठीक है। उसके बाद स्प्रेडिंग वेव्स या स्प्रेडिंग लाइट, स्प्रेडिंग लाइट विल ओवरलैप। ये ओवरलैप वाली बात भी करनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा उसके बाद नीचे आ गए, waves from two separate sources cannot maintain a constant, phase difference, to give observable interference। तो अगर हम सेपरेट सोर्सेज यूज करते हैं तो जो वेव्स हैं वो हमें ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस नहीं देंगी। अच्छा नेक्स्ट, a laser emitting light of a single wavelength is used to eliminate slits S1 and S2 as shown in figure 6.1। ठीक है, अब पूछा हुआ क्या है, the interference pattern is observed on the screen AB, the separation of the slits is 0.48 millimeter, the slits are 2.4 meter from AB, the distance on the screen across 16 fringes is 36 millimeter as illustrated in figure 6.2। अच्छा अब हमने करना है क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड बाय द लेजर। वो कह रहे हैं आप इस लेजर की फाइंड करें वेवलेंथ। अच्छा पहले स्टेप में हम फाइंड करेंगे कि डी कितना होगा, तो कितने बार डी आ रहा है, 1 2। अगर ये स्टार्ट हो रहा है सेंटर ऑफ डार्क फ्रिंज से तो सेंटर ऑफ डार्क फ्रिंज तक हर बार सॉरी एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वैसे काउंट ना भी करते तो उसने बताया हुआ था कि दिस इज 16x। तो पहला स्टेप ये है कि 16x इज 36 मिलीमीटर, तो x इज 36/16 मिलीमीटर, ये हमें मिल गया फ्रिंज सेपरेशन। अच्छा और हमें क्या कुछ गिवन है, स्लिट सेपरेशन गिवन है 0.48। तो
A is equal to 0.48 मिलीमीटर। ये हो गया स्लिट सेपरेशन। डबल स्लिट एंड स्क्रीन, कैपिटल डी। कैपिटल डी है 2.4 मीटर्स। कैपिटल डी है 2.4 मीटर्स। अच्छा, और क्या हमें गिवन है? और हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो ये बन जाएगा एक्स इज लेमडा कैपिटल डी ओवर स्मॉलर ए, 36/16 इंटू 10⁻³ लेमडा हमने फाइंड करना है यहाँ पे। तो लेमडा को हम यूज करेंगे एज अननोन लेमडा। कैपिटल डी है 2.4 मिलीमीटर और स्लिट सेपरेशन हमारे पास है 0.48 मिलीमीटर, यानी कि 0.48 इंटू 10⁻³ अच्छा, अब अगर हम इसकी वर्किंग करते हैं लेमडा को सब्जेक्ट ना आके, तो लेमडा इक्वल्स टू 36 इंटू 10⁻³ इंटू 0.48 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 16 इंटू 2.4। इससे हमें मिल जाएगी वेवलेंथ। और क्योंकि डाटा में टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आंसर में भी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। 36 इंटू 10⁻³ इंटू 0.48 इंटू 10⁻³ और ये डिवाइड हो जाएगा 16 इंटू 2.4 के साथ। तो इसका हमें आंसर मिलेगा 4.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। ये आ गया 4.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है वाटर वेव्स का। टू डिपर्स D1 एंड D2 आर यूज टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल वेव्स, यानी कि कोहेरेंट वेव्स on the surface of water as illustrated in figure 6.3. Point P is 7.2 centimeter from D2, 11.2 centimeter from D2. The wavelength of waves is 1.6 centimeter. The phase difference between the waves produced at D1 and D2 is zero, यानी कि D1 और D2 इन फेज हैं। तो ये बात हो रही है इन फेज सोर्सेज की। स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एट पी। तो उसके लिए तो हमें चाहिए सबसे पहले पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अगर इन फेज सोर्सेज हैं तो कौन सी इंटरफेरेंस मिलेगी? इट डिपेंड्स ऑन पाथ डिफरेंस, एंड द पाथ डिफरेंस इज 11.2 माइनस 7.2। तो क्या आ जाएगा? 11.2 में से 7.2 निकाला तो 4 बच गया ना। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब वेवलेंथ है 1.6 सेंटीमीटर, तो इसको हम रेशो मेथड से यूं लेके चलेंगे। 1.6 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स लेमडा, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स, फर्ज करें उसको हम पार्ट डिफरेंस है तो एक्स कह लें बेशक। तो एक्स विल बी 4 लेमडा ओवर 1.6। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना। अच्छा, तो अब 4/1.6, 4 डिवाइडेड बाई 1.6, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.5। तो एक्स हमारे पास आ जाएगा 2.5 लेमडा। तो इसको हम यूं लेके चलेंगे कि क्योंकि सोर्सेज इन फेज हैं और पाथ डिफरेंस है 2.5 लेमडा, तो पी पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एट पी? a destructive interference or a minimum or destructive interference। देखिए, पता है बात क्या है? सोर्सेज हैं इन फेज। जब सोर्सेज इन फेज हैं और पाथ डिफरेंस है 2.5 लेमडा, तो वी नो दैट कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। a destructive interference or a minimum
will be observed at P, ये तो हमने स्टेट कर दिया। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? सिंस द sources are in phase and path difference is 2.5 lambda, so overlapping waves at P will be 180 degrees out of phase। तो जो वेव्स ओवरलैप कर रही हैं P के ऊपर वो होंगी 180 डिग्रीज। अच्छा, state and explain the effect on the answer to C1 if the apparatus is changed so that separately the phase difference between D1 and D2 is 180 degrees। अगर हम सोर्सेस को कर देंगे 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज, तो फिर जो वेव्स हैं P के ऊपर वो इन फेज हो जाएंगी। तो आप इसको यूं सोचें ना, अगर सोर्सेस हमने कर दिए 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज, अब पाथ डिफरेंस तो आपको ऑलरेडी पता है कि कितना है। पाथ डिफरेंस ऑलरेडी है 2.5 लैम्डा। अच्छा जी, अब पाथ डिफरेंस है 2.5 लैम्डा, सोर्सेज हैं 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज। तो उस केस में अगर देखा जाए तो वेव्स जो हैं, वेव्स फिर हो जाएंगी इन फेज। वेव्स हो जाएंगी इन फेज। अच्छा, अब सोर्सेज क्योंकि हैं 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज, पाथ डिफरेंस है 2.5 लैम्डा, तो वेव्स क्या हो जाएंगी? इन फेज। तो एज अ रिजल्ट इन फेज एट पी, hence a constructive interference, hence a constructive interference or a maximum will be observed at point P। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी आगे। The intensity of the wave from D1 is less than the intensity of the wave from D2। अगर एक साइड की वेव ग्रेट इंटेंसिटी ग्रेटर है और दूसरे साइड की वेव इंटेंसिटी लेस है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? तो उसका जो इफेक्ट होगा वो होगा, अच्छा अब पहले पार्ट में जो वेव्स हैं, अच्छा पहले पार्ट में जो वेव्स हैं वो कर रही हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो फिर अगर जो है इंटेंसिटी सेम नहीं होगी तो फुल कैंसलेशन नहीं होगी ना। तो एट पी, द वाटर रिपल्स एट पी, the water ripples will not fully cancel out as the amplitudes are not exactly equal, hence resultant a resultant ripple will be seen at point P। तो पॉइंट पी पे अब फुल कैंसलेशन नहीं होगी, होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेकिन फुल कैंसलेशन नहीं होगी। तो अब जीरो रिजल्टेंट की जगह कुछ ना कुछ रिजल्टेंट मिलेगा।